अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल अब एक परिवार बन चुका है और हम अपने अगले बड़े मुकाम से सिर्फ कुछ ही कदम दूर हैं। आप सभी का यह प्यार और भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी भरोसे और सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहने के उद्देश्य से जैसे ही हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, अपने रेगुलर दर्शकों के लिए खास सरप्राइज और गिफ्ट्स लेकर आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावनात्मक बातचीत से होती है। अनुपमा पाखी से शांति से बात करने की कोशिश करती है और चाहती है कि पाखी कम से कम एक बार उसकी बात ध्यान से सुने, लेकिन पाखी साफ शब्दों में मना कर देती है। वह कहती है कि अब उसे किसी की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाखी का रवैया काफी सख्त और ठंडा होता है। वह अनुपमा को साफ साफ बता देती है कि बहुत लंबे समय बाद उसकी जिंदगी में फिर से प्यार लौटा है और वह उस प्यार के खिलाफ एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पाखी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज रियूनियन का जिक्र करती है। वह बताती है कि उस रियूनियन में उसके सभी दोस्त अपने अपने पार्टनर के साथ आए थे। हर कोई खुश नजर आ रहा था, सबके चेहरे पर संतोष और सुकून झलक रहा था। लेकिन वहां सिर्फ वह और दिवाकर ही ऐसे थे जो अकेले पहुंचे थे। पाखी कहती है कि उसकी सारी फ्रेंड्स अपने पतियों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, जबकि वह खुद हमेशा अकेली रह जाती है। वह अक्सर किसी कोने में खड़ी होकर दूसरों की खुशियां देखती रहती है और यह अकेलापन उसे अंदर से तोड़ देता है। अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए पाखी अनुपमा से कहती है कि वह उसकी हालत समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप खुद भी जिंदगी में अकेली हैं। यह बात सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है। वह पाखी को अपने पास बुलाती है, उसे गले लगाती है और प्यार से समझाने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि अगर एक पल के लिए वह यह मान भी ले कि दिवाकर सही है और पाखी उससे शादी करना चाहती है तो उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वह बस इतना चाहती है कि पाखी जल्दबाजी न करे। शादी से पहले दिवाकर को, उसके स्वभाव को और उसके परिवार को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। अनुपमा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि पाखी सोच समझकर फैसला ले। लेकिन पाखी का जवाब अनुपमा को चौंका देता है। वह ठंडे और रूखे लहजे में कहती है कि उसे क्या करना है, इसका फैसला वह खुद करेगी। किसी को भी उसके जीवन के फैसलों में दखल देने का हक नहीं है। पाखी का यह जवाब सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन पाखी बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। पाखी के जाने के बाद अनुपमा वहीं खड़ी रह जाती है। उसके मन में चिंता और डर दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर कहानी कोठारी हाउस में एक नए तनाव की ओर बढ़ती है। मोटीबा अचानक फार्म हाउस जाने का फैसला कर लेती है। पराग उन्हें रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि इस वक्त उनका यहां से जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मोटीबा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह साफ कह देती है कि वह शाह परिवार को अपने आसपास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोटीबा शाह परिवार पर मनहूसियत लाने का आरोप लगाती है और कहती है कि जहां भी वे लोग आते हैं वहां सिर्फ झगड़े और परेशानी ही आती है। पराग मोटीबा को समझाते हुए कहता है कि अगर वह चली गई तो प्रार्थना को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि यह मौका उसके लिए बेहद खास है। लेकिन मोटीबा दो टूक शब्दों में कह देती है कि उन्हें शाह परिवार का इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी प्रार्थना वहां पहुंचती है और कहती है कि उसके ससुराल वाले यहां नहीं आएंगे। यह सुनकर पराग चौंक जाता है और पूछता है कि फिर वे लोग इस खुशी में शामिल कैसे होंगे। प्रार्थना जवाब देती है कि उसकी गोद भराई अब उसके ससुराल में होगी और वहां उसके मायके वालों में से कोई भी शामिल नहीं होगा। यह सुनकर मीता कहती है कि उन्होंने इतनी सारी तैयारियां की हैं, उनका क्या होगा। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि कोई भी तैयारी परिवार के सम्मान से बड़ी नहीं होती।
वह तंज कसते हुए कहती है कि आप शायद दुनिया के पहले मायके वाले हैं जो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ना चाहते हैं। प्रार्थना साफ कह देती है कि वह यहाँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से रह रही है, वरना अब तक वह यहाँ से जा चुकी होती। प्रार्थना मोटीबा से विनती करते हुए कहती है कि कम से कम एक दिन उसके और उसके बच्चे के लिए तमाशा न बनाया जाए। वह सवाल करती है कि क्या गोद भराई में बच्चे का पिता शामिल नहीं होगा। इतने दिनों बाद वह खुश थी कि दोनों परिवार मिलकर उसकी खुशी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस घर में किसी को भी खुशी रास नहीं आती। मोटीबा गुस्से में कहती है कि प्रार्थना अपने ससुराल वालों के लिए उनसे लड़ रही है और उस खानदान में कोई भी इंसान रिश्ता रखने के लायक नहीं है। वह ससुराल वालों पर बेशर्म, नशेड़ी, चोर और लालची होने के आरोप लगाती है। प्रार्थना पलटकर जवाब देती है कि जो खानदान गौतम जैसे इंसान को 2 बार दामाद बना सकता है, उसे दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। तभी माँ बीच में आकर गुस्से से कहती है कि उसके पति के बारे में गलत न बोला जाए। प्रार्थना भी साफ शब्दों में कहती है कि फिर उसके ससुराल वालों पर भी कोई टिप्पणी न की जाए। माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है जब माँ ही कहती है कि प्रार्थना के महान ससुराल की ईशानी गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी और तोशु करोड़ों की एलिमनी मांग रहा है। वहां एक से बढ़कर एक कलंक है। तभी राही आगे बढ़कर माही को फटकार लगाती है और कहती है कि सबसे बड़ा कलंक तो वही है जो अपने ही परिवार के खिलाफ बकवास कर रही है। जिन लोगों ने उसे पाला पोसा, उन्हीं के बारे में इस तरह बोलना बेहद शर्मनाक है। हालात बिगड़ते देख पराग सबको शांत होने के लिए कहता है। वह मोटीबा से निवेदन करता है कि अगर वे प्रार्थना की खुशी के लिए थोड़ी देर उन लोगों को सहन कर लें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद वे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। पराग प्रार्थना से कहता है कि उसकी गोद भराई इसी घर में होगी। प्रार्थना साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसके ससुराल वालों के साथ किसी ने भी बदतमीजी की तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। मोटीबा गुस्से में कहती है कि वे लोग उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ शाह परिवार के सभी लोग कोठारी हाउस जाने की तैयारी करते हैं। लीला और बाबूजी कहते हैं कि आज वे सिर्फ अंश और प्रार्थना की खुशी को याद रखेंगे और किसी भी पुराने गिले शिकवे को इस खुशी के बीच नहीं आने देंगे। अनुपमा पूरे भरोसे के साथ कहती है कि हम सभी वहां खुशी खुशी जाएंगे और उसी तरह खुशी खुशी लौटकर भी आएंगे। उनका यह कहना सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, बल्कि वह खुद को और पूरे परिवार को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही होती हैं कि बीते हुए कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़कर आज सिर्फ खुशी पर ध्यान दिया जाएगा। इसी बीच किंजल अपनी बेटी परी के पास आती है और उसे हिम्मत देती है। वह प्यार से कहती है कि वह परी के साथ खड़ी है और शायद यह फंक्शन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आए। किंजल को लगता है कि यह मौका परी को राजा के और करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही वह उसे समझदारी से हर स्थिति में रिएक्ट करने की सलाह भी देती है। परी माँ की बात से सहमत होती है, हल्के मन से मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। परी के जाते ही तोशु किंजल से कहता है कि उसकी बेटी चुप रहने वालों में से नहीं है और अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह आवाज जरूर उठाएगी। इस पर किंजल भी सख्त लहजे में जवाब देती है कि इसका बाप भी चुप नहीं रहेगा। वह साफ कह देती है कि अगर तोशु ने वहां किसी तरह का ड्रामा किया तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। किंजल का यह बदलाव रवैया देखकर तोशु थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। बाद में वह परी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। तोशु कहता है कि अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ देना चाहिए। वह राजा को नालायक बताते हुए कहता है कि वह किसी काम का नहीं है। तोशु परी को सलाह देता है कि बस हाँ कह दे, वह वकील से बात कर लेगा और राजा की एलिमनी से मिलने वाले पैसे परी के बिजनेस में काम आएंगे। तोशु की यह बात सुनकर परी भड़क जाती है। वह साफ साफ कह देती है कि अगर राजा निकम्मा है तो उसके पिता भी कुछ कम नहीं हैं। वह यहाँ तक कह देती है कि इस हिसाब से तो मम्मी को आपको भी तलाक दे देना चाहिए। परी की यह बात सुनकर तोशु हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे।
जाते जाते परी बस इतना कहती है कि वहां किसी तरह का तमाशा न किया जाए। दूसरी तरफ राजा को यह खबर मिलती है कि परी फंक्शन में आने वाली है। यह सुनकर वह बेहद खुश हो जाता है। प्रेम उसे समझाता है कि वह सच में बहुत खुशनसीब है क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। राजा उदास होकर कहता है कि उसके घर वाले उसके और परी के प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रेम उसे हौसला देता है और कहता है कि जब प्यार सच्चा हो तो उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। वह राजा को सलाह देता है कि घर वालों से खुलकर बात करे और उन्हें मनाने की कोशिश करे। यह सुनकर राजा भावुक हो जाता है और प्रेम को गले लगा लेता है। इधर शाह परिवार में बाबूजी लीला को समझाते हैं कि फंक्शन के दौरान वह मोटी बा को पूरी तरह इग्नोर करें। लीला भी कहती है कि वह किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहती। बाबूजी साफ कहते हैं कि वे लोग अपनी अकड़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान पर भी कोई आंच नहीं आने देंगे। उसी समय अंश अनुपमा से एक सवाल करता है। वह पूछता है कि अगर दो लोग मिलकर ऐसा फैसला लेते हैं जिससे उनकी जिंदगी में सुकून मिल सकता है, तो क्या उन्हें स्वार्थी कहा जाएगा? अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर उस फैसले से किसी और को दुख नहीं पहुंचता तो वह फैसला बिल्कुल सही है। अंश यह सुनकर खुश हो जाता है और अनुपमा को गले लगा लेता है। अनुपमा उससे पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा फैसला है। अंश बस इतना कहता है कि वह जल्द ही सबको बताएगा। उधर राही प्रार्थना के पास आती है और उसके फैसले का पूरा समर्थन करती है। वह कहती है कि मम्मी भी उसके साथ खड़ी होंगी। राही वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी दिवाकर अचानक सामने आ जाता है। वह कहता है कि उसे फैमिली फंक्शन में नहीं बुलाया गया, इसलिए वह खुद ही आ गया क्योंकि वह राही से बहुत प्यार करता है। यह सुनकर राही घबरा जाती है। दिवाकर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है और तभी राही की आंख खुल जाती है। यह सब एक बुरा सपना होता है। प्रेम उसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ। राही घबराए हुए स्वर में कहती है कि उसने खुली आंखों से एक भयानक सपना देखा है। प्रेम उसे संभालता है और भरोसा दिलाता है कि वे सब कुछ संभाल लेंगे। राही भावुक होकर प्रेम के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन तभी मीता वहां आ जाती है। राही और प्रेम घबरा जाते हैं और शर्म के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कोठारी हाउस में शाह परिवार का भव्य स्वागत किया जाता है। पूरा माहौल रोशनी और खुशियों से भर जाता है। अनुपमा पुराने दिनों को याद करती है जब रिश्तों में कड़वाहट थी, लेकिन आज वह सब पीछे छूटता नजर आता है। सभी लोग मिलकर शाह परिवार का स्वागत करते हैं। एक दूसरे को नमस्कार किया जाता है और माहौल में अपनापन दिखता है। राही प्रार्थना को लेकर आती है और दोनों खुशी खुशी डांस करने लगती हैं। धीरे धीरे बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। अनुपमा भी खुद को रोक नहीं पाती और उनके साथ डांस करती है। अंश भी सबके साथ झूमता है। कुछ देर के लिए लगता है जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हों और सिर्फ खुशियां ही बची हों। डांस के बाद अनुपमा प्रार्थना की तारीफ करती है और उसकी नजर उतारती है। तभी मोटी बात आने मारती है, जिससे माहौल थोड़ा सा भारी हो जाता है। पराग शाह परिवार को आने के लिए धन्यवाद देता है और अनुपमा भी उन्हें बुलाने के लिए आभार जताती है। अंश कोठारी परिवार का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोटी बा पीछे हट जाती है। यह देखकर अंश का दिल दुखी हो जाता है। उसी वक्त अनुपमा कहती है कि गोद भराई में अंश और प्रार्थना दोनों साथ बैठेंगे क्योंकि वे दोनों माता पिता बनने वाले हैं। वह कहती है कि समय के साथ रस्मों को थोड़ा अपडेट करना जरूरी है। मोटी बा इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि समय के साथ परंपराएं नहीं बदली जाती। अनुपमा शांत स्वर में जवाब देती है कि परंपरा को बदला नहीं जा रहा, बस समय के हिसाब से उसे थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है। मोटी बा तंज कसते हुए कहती है कि परंपरा कोई फोन नहीं है जिसे हर महीने अपडेट किया जाए। जो संस्कृति हजारों साल पहले थी वही आज भी होनी चाहिए। अनुपमा समझाते हुए कहती है कि हमारी संस्कृति एक बहती हुई नदी की तरह है,
जिसकी गहराई हमेशा वही रहती है, लेकिन उसका रास्ता समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। वह साफ कहती है कि गोद भराई में माँ और पिता दोनों को बैठना चाहिए। यह सुनते ही मोटी बा एक चौंकाने वाली बात कह देती है। वह कहती है कि अगर ऐसा है तो गौतम जी बैठेंगे, क्योंकि अंश तो सिर्फ नाम का पिता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसी हैरानी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि मोटी बा गौतम को प्रार्थना के साथ बैठने के लिए कहती है। जैसे ही गौतम बैठने लगता है, अनुपमा उसकी कुर्सी हटा देती है और गौतम नीचे गिर जाता है। यह देखकर हर कोई चौंक जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।